NCERT क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। क्लास नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में क्लास 9 में हमें कुछ थोड़ी बातें पढ़नी है बेसिक में। फिर हम लोग क्लास 11th में जब इसको फिर से पढ़ेंगे तो हम लोग को और अच्छे से और डेप्थ में इसके बारे में जानना है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो हमने देखा है कि जितने भी मैटर होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them। तो हम लोग अपने आसपास जितने भी अलग अलग तरह के मैटर देखते हैं वो इसलिए है क्योंकि उनमें डिफरेंट एटम्स होते हैं। What makes the atom of one element different from the atom of other element? तो हमें पता है बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। तो उसमें से जो कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं सारे नहीं जो हम लोग आसपास अपने देखते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मतलब हम लोग के पास जो डिफरेंट तरह के मैटर्स हैं उनमें अलग अलग एलिमेंट हैं और एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग कैसे होता है, वो क्या होता है जो एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट करता है। आर एटम्स रियली इनडिविजिबल? क्या एटम सचमुच इनडिविजिबल है? जैसे हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था। तो क्या एटम्स रियली इनडिविजिबल हैं एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन? और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम? या फिर एटम्स के अंदर और भी स्मॉलर पार्ट्स हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो दो ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो जो एटम्स क्या होता है वो डिविजिबल होता है और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हमें ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है उसी में हम लोग को बेसिक्स में इसे जानना है, इंडक्शन, कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पर अभी ये सब जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें हमें देखना है। पर अभी हम लोग इसको बस आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट क्लास 9 में भी दिए हुए हैं, आप एक बार NCERT रीडिंग कर सकते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटे, उसे हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे मैथ्स में आप लोग को आगे पढ़ना है क्लास 11th में, तो एक सेट होता है और एक सब सेट होता है। सब मतलब होता है अंदर उसके, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होते हैं ई से, तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ई। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। तो जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है और उसका चार्ज -1 लिया जाता है। उसी तरह एक प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन को हम लोग P+ या जनरली सिर्फ P से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ द प्रोटॉन हम लोग 1 यूनिट लेते हैं और उसके चार्ज को +1 हम लोग लेते हैं। द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स म्यूचुअली बैलेंस ईच अदर। एक न्यूट्रॉन भी हम लोग देखेंगे पर अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो मेन होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज है और प्रोटॉन पे +1 का चार्ज है। व्हाट आर कैनल रेज? NCERT इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैनल रेज क्या होते हैं। द कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज। तो जब गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ पर फिर कैनल रे को डिस्कवर किया गया था। तो इसी एक्सपेरिमेंट्स और इन्हीं सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स से फिर इलेक्ट्रॉन्स की भी खोज हुई थी, ठीक है। तो ये हम लोग को 11th में थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, कैथोड रे, डिस्चार्ज ट्यूब, इन सब के बारे में। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? तो अगर किसी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है तो क्या उस पर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा? इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? -1। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज -1 हो जाएगा और प्रोटॉन पे चार्ज +1 होता है और एक ही प्रोटॉन है तो +1 चार्ज हो जाएगा, तो टोटल चार्ज आपका 0 हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल। An atom contains 1 electron and 1 proton. The charge on 1 electron is -1 and the charge on proton is +1. The charges will mutually balance each other, hence the atom will carry no charge. तो एटम कोई भी चार्ज कैरी नहीं करेगा। अगला हमारे पास ये था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने कहा था कि एटम वॉज इनडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल। तो जो एटम है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में फिर और एक्सपेरिमेंट्स हुए। उन एक्सपेरिमेंट्स से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया गया। अब हमें क्या देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जिससे एटम बना हुआ है वो कैसे अरेंज हैं एक एटम में। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम।
तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो जे थॉमसन इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। तो जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था सिमिलर टू पुडिंग, तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या फिर इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड है जैसे पुडिंग में होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कहते हैं। द मॉडल इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ वाटरमेलन, जैसे जो रेड पार्ट होता है उसमें बीच बीच में जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, तो वैसे ही पॉजिटिव स्फीयर है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. The negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. तो जो चार्जेस हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, तो जो एटम है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। Although Thomson's model explained the atoms are neutral, the results of the experiments carried out by other scientists could not be explained by this model. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो ये मॉडल बताता था एटम का, लेकिन बाद में अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ और जो एक्सपेरिमेंट्स हुए आगे चल के उनको ये नहीं बता पाता था, जस्टिफाई नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ये लिमिटेशन हो गई। तो इसमें हमने थोड़ा सा मॉडल के बारे में पढ़ा और फिर हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में। और आगे की क्लासेस में क्लास नंबर 2 से हम लोग और मॉडल्स पढ़ेंगे। एक हमें रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है, एक नील्स बोर का मॉडल पढ़ना है। इन मॉडल्स को हम लोग को फिर क्लास 11th में पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ना और फिर फिज़िक्स में भी इसका टॉपिक आता है, क्योंकि ये जो एटम्स, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में वो फिज़िक्स में भी इसका डोमेन है, उसमें भी ये सब पढ़ा जाता है। तो क्लास 2 में हम लोग क्या करेंगे कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम देखेंगे और इसके बारे में डिटेल तो हमें 11th-12th में देखना है, पर जितना भी बेसिक 9th क्लास के लिए उसको हम लोग देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे NCERT क्लास 9 साइंस में आगे बढ़ेंगे।